हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीज़ टू एक्सेलेंस में। आज हम बात करने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट के बारे में। इसमें हम जानेंगे जैसे कि फंडामेंटल राइट क्या है, इंडिया में ये कैसे डेवलप हुआ एंड हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट को हिंदी में मूल अधिकार भी बोला जाता है। ये वो अधिकार होते हैं जो किसी भी व्यक्ति को आम जिंदगी जीने के लिए आवश्यक हैं। ये अधिकार किसी भी नागरिक को, अगर वो भारत का है तो चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, स्त्री हो या पुरुष हो या कहीं का भी हो, चाहे यूपी, बिहार, राजस्थान कहीं का भी रहने वाला हो, वो सभी को यूनिवर्सली एक बराबर से मिलते हैं। फंडामेंटल राइट को अगर हम अपने भारत के संविधान में देखें तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिया गया है। जब शुरुआत में हमारा फंडामेंटल राइट बनाया गया था तब टोटली 7 फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे दिए गए थे, लेकिन बाद में राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, तब लास्ट में ये 6 फंडामेंटल राइट बचे, जो कि हैं राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 to 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 and 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आर्टिकल 32 to 35। तो चलो गाइस, हम बात करते हैं कि जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी जो 7वां फंडामेंटल राइट था उसे कब हटाया गया। सन 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। इसके अनुसार जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है उसे समाप्त कर दिया गया। उसे किस तरीके से, राइट टू प्रॉपर्टी को एक फंडामेंटल राइट से समाप्त कर दिया गया, लेकिन ये अधिकार आर्टिकल 300A में, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसको एक फंडामेंटल राइट से एक लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया। इफ़ वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया, तब हम जानेंगे कि ओरिजिनली हमने अपने फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट यूएसए से लिया है, जिस तरीके से डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट आयरलैंड से लिया गया है और अदर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हमने डिफरेंट कंट्रीज़ से जाना है और फिर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसे लिया है। उसी तरीके से फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट भी हमने यूएसए से लिया है। लेकिन अगर उससे पहले की हिस्ट्री देखी जाए फंडामेंटल राइट की, तो 1688 में इंग्लैंड में एक क्रांति हुई। उस क्रांति के बाद 1689 में वहाँ की सरकार ने एक बिल ऑफ राइट्स पारित किया, जिसके थ्रू वहाँ के आम नागरिकों को कई सारे अधिकार दिए गए। उसी तरीके से जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका भी इंग्लैंड की कॉलोनी थी, लेकिन 1776 में अमेरिका आज़ाद हुआ और 1787 में अमेरिका ने भी बिल ऑफ राइट्स नाम का एक एक्ट पारित किया गया और उसके बाद फाइनल रेटिफाइड इसको 1791 में करके यहाँ पर भी नागरिकों को आम अधिकार दिए गए। उसी तरीके से फ्रांस में भी 1789 में एक रिवॉल्यूशन आया और उस रिवॉल्यूशन के बाद वहाँ पर भी एक डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन के नाम से एक्ट पारित किया गया, जिसको 26 अगस्त 1789 में पारित किया गया और उसके बाद लोगों को वहाँ पर भी कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए। लेकिन अगर हम फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट इंडिया में देखें कि क्या इन सब से पहले भी क्या इंडिया में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट था, तो हाँ, इंडिया में अगर हम महाभारत की बात करें तो महाभारत में धर्म की बात की गई है। धर्म मतलब रूल ऑफ लॉ, जो हम आज के अपने फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 14 में देखते हैं। आर्टिकल 14 एक रूल ऑफ लॉ है। तो इस तरीके कॉन्सेप्ट हमारे वैदिक ग्रंथों में और पुराने समय में भी देखा गया था। जहाँ तक कि हमारी फंडामेंटल राइट की ड्राफ्टिंग की बात है, तो 1946 में जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उसके बाद फंडामेंटल राइट को ड्राफ्ट करने का भी काम एक कमेटी को दिया गया। इस कमेटी के जो मेंबर थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर दीवान बहादुर, आचार्य JB कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, KM पर्निकर, डॉक्टर SP मुखर्जी एंड VB पटेल।
और इन सभी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कई सारी डिबेट्स के बाद आखिरकार फंडामेंटल राइट को एक मूल रूप प्रदान किया। फंडामेंटल राइट को गाइस हमारे इंडिया का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। मैग्ना कार्टा क्यों बोला जाता है? लेकिन इस सवाल को जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है कि द ग्रेट चार्टर। द ग्रेट चार्टर वो है जो दुनिया का सबसे फेमस डॉक्यूमेंट माना जाता है। सन 1215 में किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड ने इसे इशू किया था, क्योंकि उस समय वहाँ के लोगों ने अपने एक अधिकार की बात की थी और उसके बाद ही किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड ने वहाँ पर एक ये एक्ट पारित करके वहाँ पर लोगों को कुछ आम अधिकार दिए गए। अगर हम ये बात करें कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया क्यों बोला जाता है फंडामेंटल राइट्स को, इसलिए क्योंकि जो मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लैंड था उसके थ्रू पहली बार ऐसा प्रोविज़न लाया गया कि जो चाहे राजा हो चाहे एक आम आदमी हो, वो सब रूल ऑफ लॉ के अंडर ही आएंगे। जैसे कि हमारा फंडामेंटल राइट भी सेम कॉन्सेप्ट में ही काम करता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट इज़ अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट, और अगर स्टेट कुछ भी ऐसा गलत करता है आम नागरिक के साथ तो वो भी रूल ऑफ लॉ के अंडर आएगा और उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। फंडामेंटल राइट को अगर देखा जाए तो ये अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से डिफरेंट क्यों है? क्यों ऐसा है कि वो फंडामेंटल राइट है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? गाइस, फंडामेंटल राइट इसलिए अलग है क्योंकि पहला चीज़ तो आप जानते हैं कि फंडामेंटल राइट इज़ अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट, लेकिन द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से अलग करती है वो है कि इसकी इन्फोर्सिएबिलिटी। फंडामेंटल राइट में इन्फोर्सिएबिलिटी का मतलब होता है कि अगर कोई भी स्टेट या स्टेट बॉडी अगर हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है तो वी कैन गो डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट एज पर अंडर आर्टिकल 32 एंड टू द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। इसका मतलब कि अगर कोई भी स्टेट हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या तो हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, और वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो 5 रिट्स होते हैं उसके अंतर्गत फिर जो स्टेट बॉडीज़ हैं उनको ये बोला जाएगा कि वाई यू आर वायलेटिंग फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन, और तब वो कोर्ट एक्शन लेगी स्टेट बॉडीज़ के खिलाफ। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि फंडामेंटल राइट क्यों अलग है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अगर हमारी कोई वायलेट होती है तो उसके लिए एक प्रोसीजर है, लेकिन अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होती है तो हम डायरेक्टली जा सकते हैं कोर्ट में, और वो भी सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हम चाहें तो सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि फंडामेंटल राइट अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से क्यों डिफरेंट है। अगर हम फंडामेंटल राइट के सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस की बात करें कि फंडामेंटल राइट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, कई हम जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने एक बार कहा कि पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द मोस्ट सिटीजन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है वो हमारे टोटल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेम है, जो टोटल ड्राफ्ट है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये हमारे राइट्स को, हमारी लिबर्टीज़ को ये स्टेट से प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई भी स्टेट एट्रोसिटीज़ करती है, एट्रोसिटीज़ का मतलब है कि ऐसा कोई काम कि जो नागरिक हित या आम आदमी के खिलाफ हो, जो जनहिताय के खिलाफ हो, अगर ऐसा कुछ भी काम करती है तो फंडामेंटल राइट हमें प्रोटेक्ट करते हैं। क्यों, कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? हमने इसके पहले देखा कि इन्फोर्सिबिलिटी के थ्रू। अगर कोई भी ऐसा काम करती है जो हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है तो हम सीधे कोर्ट जा सकते हैं। इस तरीके से स्टेट एट्रोसिटीज़ से हमें बचाती है। और क्या करती है और क्यों इम्पोर्टेंट है फंडामेंटल राइट?
ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक वैल्यू फ्रॉम द वैदिक पीरियड जो हम चाहते थे वो पूरा इसमें देखा गया है। फंडामेंटल राइट में वो सारे कॉन्सेप्ट को लाया गया है। दैट्स वाई फंडामेंटल राइट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सो गाइज दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। ऐसे ही आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद।